अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यानी आला तसव्वुराती सवालात हैं। तो इससे पहले हम चैप्टर नंबर 15 की जो वीडियोस टॉपिक वाइज थी वो हम ऑलरेडी अपने चैनल इजी फिजिक्स पे कर चुके हैं। मैंने उसकी प्लेलिस्ट तैयार की हुई है चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से। तो आप मेरे चैनल पे जाएं, वहां पे इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं आप उनके बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसमें मेन टॉपिक्स हमारे जो थे वो म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर, एसी जनरेटर, और हमने यहाँ पे बताया है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से आप करंट को कैसे बना सकते हैं और आपके काम आसान कौन सी चीज करती है, और आपके घरों में पावर ट्रांसमिशन यानी बिजली की तरसील, इलेक्ट्रिसिटी या पावर हाउसेज आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कैसे करते हैं, कौन से ऐसे डिवाइस लगाते हैं जिसके आपके घरों में जो करंट आ रहा है, जो वोल्टेज आपके घरों में आ रहे हैं, उनका कैसे तरीकाकार उन्होंने बनाया है जिससे आपके घरों में जितने वोल्टेज आपको चाहिए होते हैं उतने ही वोल्ट आ रहे होते हैं। और आज हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन यानी आला तसव्वुराती सवाल जो है, यानी हम मजीद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हवाले से कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं। और आपको अगर इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन के नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं आपको इसके नोट्स अवेल करूंगा। मैं आपको अपना मेल एड्रेस दूंगा जिस पे मैं मेल कर सकता हूं आपको। और इसी तरह से हम चैप्टर नंबर 15 जो है इसके आज कंप्लीट यानी 15.1 से 15.9 तक के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इनके बारे में आज व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे। आप मेरे साथ साथ नोट करिएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ भी आएगी और आपके नोट्स भी तैयार हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 15.1 जिसकी स्टेटमेंट ये है, सपोज समवन हैंडेड यू ओवर 3 सिमिलर आयरन बार्स एंड टोल्ड यू one was not a magnet but the other 2 were. How would you find the iron bar that was not a magnet? कहता है कि कोई शख्स आपको अगर 3 आयरन बार दे जिनमें से 2 मैग्नेट है जबकि एक आयरन बार मैग्नेट नहीं है, तो आप किस तरह से मालूम करेंगे कि कौन सी आयरन बार मैग्नेट नहीं है? यानी आप समझिएगा जरा ध्यान से। सपोज करें कि ये तो मेरे पास आयरन मैग्नेटिक बार ही है, तो इस तरह के आपको 3 वो आयरन बार दे सकते हैं, यानी इस तरह के आपको 3 आयरन बार दे सकते हैं। तो अभी तो मेरे पास मैग्नेट ही थे तो मैं यही दिखाना आपको मुनासिब समझा। और समझिएगा ये 3 हमारे पास क्या है, ये 3 आयरन बार हैं। और कुछ शख्स आपको देता है और कहता है कि आप इनमें से बताएं कि कौन सा मैग्नेट है और कौन से 2 जो है वो मैग्नेट है और कौन सा एक जो वो मैग्नेट नहीं है। तो आप किस तरह से बता पाओगे? तो इसका एक पहले सिंपल तरीका आपको बताता हूं। आप उन आयरन बार को पकड़ें और उनको एक दूसरे के नजदीक लेके आए। अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए, आप उनकी साइड चेंज करिएगा। साइड चेंज करके फिर देखें क्या फिर से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब उनके अट्रैक्शन हमने चेक किया। अब आप उनके एंड्स चेंज करें और अब उनको एक दूसरे के करीब लेके आए। आप देखिए रिपल्शन भी हो रही है। इसी तरह से आप फिर उनके पोल्स जो है ऑपोजिट पोल एक दूसरे के करीब लेके आए, देखिए रिपल्शन हो रही है। तो इसका मतलब कि ये बता रहे हैं हमें कि ये मैग्नेट हैं। और जो एक तीसरा बार हमारे पास है उसको भी आप इस तरह से करके देखें, क्या वो हर तरफ से अट्रैक्शन ही करता है या कि वो रिपल्शन भी करता है। देखिए अट्रैक्शन हो रही है। इसी तरह से इसका साइड चेंज करते हैं तो इधर से भी अट्रैक्शन हो रही है। तो इसका मतलब इसको भी चेंज कर लें तो इधर से अट्रैक्शन, फिर से चेंज किया, फिर से अट्रैक्शन हो रही है। तो इसका मतलब ये रिपल्शन शो नहीं कर रहा, हर तरफ से अट्रैक्शन ही कर रहा है। तो मीन कि हमारे पास ये जो आयरन बार होगा ये होगा जो कि मैग्नेट नहीं है। ये 2 का हमने बता दिया कि 2 हमारे पास मैग्नेट जो है वो बार मैग्नेट है, जबकि थर्ड जो हमारे पास वो आयरन बार है, सिंपल आयरन है, ये मैग्नेट नहीं है। इस तरह से आप पता लगा सकते हो, या आप इस तरीके से भी पता लगा सकते हो। आप इनके नजदीक कंपास नीडल लेके हैं, आप एक मैग्नेट के नजदीक एक कंपास नीडल को लेके हैं, इस तरह से दूसरे मैग्नेट के नजदीक
आप कंपास नीडल को लेके आए, तो जब कंपास नीडल इनके पास लाई जाती है तो इसकी वजह से कंपास नीडल की जो नीडल है वो अंदर मूव करती है। इसके साइड चेंज करके भी हम देखें तो फिर भी ये मूव करती है। दूसरे बार मैग्नेट को आप लें अपने पास, इस तरह से इसको चेक करें तो इससे भी इनकी जो है वो मूवमेंट हो रही है, तो इसका मतलब ये मैग्नेट अफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप एक आयरन को लेके आते हैं तो इस सूरत में कोई रिस्पॉन्स नहीं करती कंपास नीडल, तो इसका मतलब ये हमारे पास सिंपल आयरन है जो कि मैग्नेट नहीं है। तो अब मैं इसका आंसर जो है वो यहां पे लिख देता हूं बोर्ड पे, आप इसको नोट लाजमी करिएगा। अब ब्रिंग वन ऑफ आयरन बार one of iron bar close to the other iron bar. If these bars attract each other, अगर ये बार एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर, देन चेंज वन एंड ऑफ आयरन बार and again brought close to the second iron bar. If again देयर अट्रैक्शन, जैसे मैं बता रहा था कि अगर फिर से उनके दरमियान अट्रैक्शन हो रही है, देन ओनली अट्रैक्शन shows that there is one rod that is not magnet, no one आयरन बार, या आप सिंपली बार लिख सकते हो, वन बार, यानी यहां पे आयरन बार है, याद रखिएगा ये आयरन बार, टेक एंड ब्रॉट क्लोज टू द थर्ड रॉड एंड ब्रॉट close to the third rod, उसको थर्ड रॉड के करीब लेके जाएं, थर्ड रॉड, if there is attraction, then change the one end of second or third rod
if there is repulsion, then these both are magnet, and first rod is iron। तो पहला रॉड क्या होगा? आयरन होगा। if there only attraction, then second rod is also iron। second rod is also iron rod। इतनी सिंपल सी बात है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपने देखना ये होता है कि आप आयरन बार जो हमारे पास 3 आयरन बार होंगे, तो आप पहले उनकी एक साइड एक दूसरे के करीब लेके आए, आप उनकी एक साइड एक दूसरे के करीब लेके आए, क्या वो अट्रैक्ट कर रहे हैं? फिर दूसरी साइड उनके करीब लेके आए, क्या वो अट्रैक्ट कर रहे हैं? फिर उनकी साइड्स को चेंज करें और आप देखें क्या वो रिपेल कर रहे हैं, आप देखें क्या वो रिपेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये फिर मैग्नेट हुए। जो थर्ड रॉड हमारे पास रह जाता है उसको आप देखें कि वो हर किसी को क्या कर रहा है? वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब जो हर तरफ से, यानी नॉर्थ पोल की तरफ भी अट्रैक्शन ही शो कर रहा है, साउथ पोल की तरफ भी अट्रैक्शन ही शो कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? वो जस्ट आयरन होगा, वो मैग्नेट नहीं होगा। या आप कंपास नीडल का, जैसे मैं वीडियो के स्टार्ट पे बता रहा था, तो उसके हेल्प से भी आप पता लगा सकते हैं। कंपास नीडल को बार मैग्नेट के 1 बाय 1 करीब लेके जाएं, तो अगर वो जो कंपास नीडल है उसके अंदर नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है, तो इसका मतलब वो मैग्नेट है। अदरवाइज अगर वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, इसका मतलब वो जस्ट आयरन है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोई भी शख्स जो है अगर आपको 3 आयरन बार दे तो जिनमें से 2 मैग्नेट है जबकि एक आयरन बार मैग्नेट नहीं है, तो आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं? तो ये मैंने सारा क्वेश्चन लिख भी दिया है, तो आप इसको अच्छी तरह से नोट करिएगा। इसको नोट करने के बाद आप याद करें, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंसेप्चुअल 15.1 जो है वो कंप्लीट हुआ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 15.2 है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। कहते हैं सपोज यू हैव अ कॉइल, अ वायर एंड अ बार मैग्नेट। क्या कहता है कि फर्ज करें आपके पास एक कॉइल और बार मैग्नेट है, तो डिस्क्राइब हाउ यू कुड यूज देम टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट। कहता है वजाहत कीजिए कि आप किस तरह इनसे इलेक्ट्रिक करंट पैदा करेंगे। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दूंगा। हमने बताया था कि जब आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को चेंज करते हो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को चेंज करते हो, तो उससे इंड्यूस करंट पैदा होता है। तो जनरेटिंग एंड इंड्यूस करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को चेंज करके आप करंट पैदा कर सकते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक कॉइल है और इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो अगर आप कॉइल और मैग्नेटिक के फील्ड जो आपने जनरेट किया हुआ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर अगर आप कॉइल को घुमाने लग जाओ ऐसे ऐसे, तो आप करंट बना सकते हो। इसी तरह से अगर आप इस तरह से एक कॉइल ले लें, आप एक लूप ले लें और आप मैग्नेट को मूव करवाओ, तो इसी के साथ मूव करवा लो, या आप कॉइल को मूव करवा लो, तो दोनों सूरतों में करंट इंड्यूस हो जाएगा। अगर मैग्नेट स्टेशनरी है और कॉइल मूव कर रही है, तो तब भी चेंज इन फ्लक्स आ रहा है, तब भी मैग्नेटिक लाइंस में चेंज आ रहा है, करंट तब भी पैदा होगा। और अगर आप कॉइल को ऐसे स्टेशनरी रखते हो और बार मैग्नेट को मूव करवाते हो, तो तब भी चेंज इन फ्लक्स आ रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है इस कॉइल के अंदर। इसका मतलब अगर कॉइल और बार मैग्नेट के दरमियान रिलेटिव मोशन हो, तो आप करंट पैदा कर सकते हो, आप चेंज इन
फ्लक्स लाके यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज लाके आप करंट आसानी के साथ पैदा कर सकते हो। तो अब इसका आंसर जो है मैं बोर्ड पे भी नोट करता हूं, आप इसको साथ साथ नोट करिएगा। तो 15.2 का जी आंसर है कि व्हेन a bar magnet is moved close to the coil, the magnetic lines of forces चेंज, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चेंज इन कॉइल, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो चेंज होती हैं। एज अ रिजल्ट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड induces and electric current. An electric current. Changing magnetic field induce an electric current. यानी आपके पास ये एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल इसके होते हैं। यहां पे आपने एक कॉइल रखी हुई है। अब आपने मैग्नेट को मूव करवाया तो इसकी वजह से कुछ नंबर ऑफ लाइन जो होती हैं वो इस कॉइल के अंदर से गुजरती हैं, जिस वजह से कॉइल के अंदर क्या आता है, चेंज इन फ्लक्स आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आता है और कॉइल के अंदर जो है इंड्यूस करंट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कॉइल के अंदर इंड्यूस हो जाएगा। तो ये था हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 15.2 जो कि कंप्लीट हुआ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 15.3 है, कहते विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करती है डिवाइस, वो आला आपने उसका नाम बताना है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये आपने इसका नाम जो है वो आपने बताना है। तो हमें पता है, हमने डीसी मोटर का टॉपिक पढ़ा था। डीसी मोटर हमने बताया कि डीसी मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के मिलने से वो मैकेनिकल यानी वो काम करती है हमारे लिए, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जो कि डिवाइस है डीसी मोटर। मैं इसका आंसर यहां पे अब नोट भी कर देता हूं। An electrical motor is used for converting electrical energy into mechanical energy। This motor is called डीसी मोटर। ये मोटर जो होती है इसको हम डीसी मोटर का नाम देते हैं। मजीद आप डीसी मोटर को देखने के लिए, इसकी वीडियो को समझने के लिए आप मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू भी डीसी मोटर की वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 15.3 हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 15.4 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। कहते सपोज वी हैंग अ लूप ऑफ वायर सो दैट इट कैन स्विंग इजीली।
कहता है कि फर्ज करेंगे आप वायर के एक लूप को इस तरह लटकाते हैं कि ये आसानी से घूम सकता है। इफ वी नो पुट अ मैग्नेट इनटू द कॉइल विल स्टार्टिंग स्विंगिंग। तो कॉइल क्या करती है, घूमने लग जाती है। अगर हम मैग्नेट जो है उसको इस लूप में रख दें तो लूप क्या करना है, कॉइल क्या करेगी, घूमने लग जाएगी। मतलब आपने बताना क्या है, विच वी विल इट स्विंग रिलेटिव टू द मैग्नेट एंड वायर। आपने बताना यह है कि वायर का लूप मैग्नेट के लिहाज से क्यों और किस सिमत में घूमेगा, ये आपने बताना है। अब देखिए हमने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बाय लेंज़ लॉ की वीडियो की है, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दूंगा, अब उस वीडियो को देखिएगा। लेंज़ लॉ ने हमें स्टेट किया था कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो होती है वो काज जो उसका होता है, यानी जिस वजह से वो करंट पैदा होता है, ये उसकी मुखालफत करता है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज अपोज द काज दैट प्रोड्यूस इट, कि हमेशा ये इंड्यूस करंट उसकी मुखालफत करता है जिसकी वजह से हमने इसको पैदा किया होता है। अब देखिएगा मैं थोड़ा पहले इसके बारे में आपको बताता हूं, देन इसके आंसर की तरफ हम आपको बोर्ड पे बताते हैं। ये हमारे पास है जी एक लूप और एक यहां पे हमारे पास है जी मैग्नेट, बार मैग्नेट है। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका है जी साउथ पोल। अब लेंज़ लॉ क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज अपोज द कॉज दैट इट प्रोड्यूस इट, कि इंड्यूस करंट जो है वो हमेशा उसकी मुखालफत करता है जिसकी वजह से ये पैदा होता है। अब अगर ये नॉर्थ पोल है तो इसका मतलब ये आप समझे, ये लूप है, ये हमारे पास है जी बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। यानी अगर मैं इस बार मैग्नेट को इसके अंदर लेके आता हूं तो इसकी वजह से इस कॉइल में चेंज इन फ्लक्स आएगा। तो अब अपोजिशन कब होगी, अपोज कब करेगा, जब अगर मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल इसके नजदीक लेके आया तो कॉइल के इस हिस्से पे क्या हो, नॉर्थ पोल हो, इस हिस्से पे क्या हो, नॉर्थ पोल हो, और इधर क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। तो इस तरह से हम यहां पे बना देते हैं। इसका मतलब ये नॉर्थ पोल होगा और ये क्या होगा जी, साउथ पोल होगा। अब बार मैग्नेट को इसके करीब लेके आ रहे हैं, इसकी तरफ लेके आ रहे हैं, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से होगी। डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसी तरह से अगर हम इस मैग्नेट को इससे अवे लेके जाएंगे तो इधर साउथ पोल होगा और इधर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। अब इसको हम पढ़ भी लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट, हेंस कॉइल विल मूव ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मैग्नेट। यानी मैग्नेट की मोशन के ऑपोजिट कॉइल क्या करेगी, मूव करेगी। यानी अगर हमारे पास हम इसकी मोशन जो है हमारे पास ये हम लेके आ रहे हैं इसकी जानब, तो इसके ये क्या करेगी, ऑपोजिट मूव करेगी, इससे अवे जाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर हम इसको पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं तो फिर क्या करेगी, ये आगे की जानब आएगी। यानी इस तरह से इसकी मोशन क्या हो रही है, अपोजिशन हो रही है। इस तरह से हमने सोलेनॉइड के केस में बताया था, आपको याद होगा कि एक सोलेनॉइड इस तरह से हमने बनाया था और यहां पे उसके एक लगाया था गैल्वानोमीटर, और हमने एक बार मैग्नेट को मूव करवाया था। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ को जब करीब इसके लेके आते थे इस वजह से इस कॉइल के अंदर क्या आता था, चेंज इन फ्लक्स आता था। चेंज इन फ्लक्स आने से इस सोलेनॉइड के अंदर क्या हो जाता था, इस वायर के अंदर क्या हो जाता था, इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाता था, इंड्यूस करंट पैदा हो जाता था। और उसकी डायरेक्शन अगर इसको इधर लेके आते थे उसकी डायरेक्शन इधर को थी, लेकिन जब इससे अवे लेके जाते थे तो जो गैल्वानोमीटर था डिफ्लेक्शन इधर को शो करता था। क्यों, क्योंकि पहले जब इसके करीब लेके आ रहे हैं तो इस सोलेनॉइड के नियर एंड पे नॉर्थ पोल और इसके अपोजिट एंड पे क्या बनता था, साउथ पोल बनता था। नॉर्थ को रिपेल करते हैं, इस वजह से जब इसको इसके करीब लेके आते हैं उसको दूर धकेलता है, और जब इसको दूर लेके जाते हैं तो फिर ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वापस आ रही है। तो अब इसको ये अट्रैक्ट करेगा, यानी इसने हमेशा अपोजिशन ही करनी है। इसीलिए हम यहां पे आपको दिखा रहे हैं कि अगर एक लूप आपने हैंग किया हुआ है, आप उस बार मैग्नेट को नजदीक लेके जाना चाहते हैं तो वो उससे परे जाएगा, अगर उसके
परे लेके जाओगे तो वो उसके करीब आने की कोशिश करेगा, यानी इसने हमेशा उसके क्या करना है, ऑपोजिट ही करना है, और इसके अंदर इंड्यूस करंट चेंज इन फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन बता दिया आपको, इफ मैग्नेट मूव फॉरवर्ड कॉइल मूव बैकवर्ड, अगर मैग्नेट को आप कॉइल की जानब मूव करवाते हो, यानी कि मैग्नेट को आप फॉरवर्ड मूव करवाते हो, इस तरह से मैग्नेट को फॉरवर्ड मूव करवाओगे तो कॉइल उससे बैकवर्ड मूव करेगी, उससे परे जाएगी, एंड वाइस वर्सा। और इसी तरह से अगर आप इसको बैकवर्ड मूव करवाते हो तो कॉइल फॉरवर्ड मूव करेगी। तो ये है जी इसका कंसेप्ट क्वेश्चन, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 15.4 वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 15.5 है, कहता है कंडक्टर वायर जनरेट्स अ वोल्टेज व्हाइल मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। कहता है अगर एक कंडक्टर को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हरकत दी जाती तो इसमें वोल्टेज पैदा हो जाता है। इन व्हाट डायरेक्शन शुड द वायर बी मूव्ड रिलेटिव टू द फील्ड टू जनरेट द मैक्सिमम वोल्टेज। क्या आप बता सकते हैं कि फील्ड के लिहाज से कंडक्टर को किस सिमत में हरकत दी जाए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज पैदा हो जाए। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दूंगा, आप उस वीडियो में डिटेल से पढ़िएगा कि किस तरह से हमने आपको बताया था कि आप कैसे वायर को मूव करवाओ जिससे मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो जनरेट हो सकता है। हम यहां पे बताते हैं आपको जरा फिगर, उसके बाद आपको इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन के आंसर की तरफ लेके जाते हैं। आप समझिएगा जरा ध्यान से। ये हमारे पास है जी एक यू शेप मैग्नेट, ये है इसका नॉर्थ पोल और ये इसका है जी साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ से साउथ की जानब मूव करके जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब मूव करेंगी। अब अगर आपने कोई वायर जो है वो इसके अंदर आपने रख दी है और आप इसको मूव करवाना चाहते हो, यानी उस वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाना चाहते हो, तो आप किस तरह से मूव करवाओगे कि उसमें मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखें जरा ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूं कि ये मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, आप समझ लीजिए एक कंडक्टिंग वायर है। अब इस कंडक्टिंग वायर को जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल मूव करवाता हूं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही मूव करवाता हूं, तो चेंज इन फ्लक्स नहीं आएगा। हमने बोला था कि चेंज इन फ्लक्स आना जरूरी है, अगर चेंज इन फ्लक्स नहीं आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। अब इसका मतलब जब इसको पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन के मूव करवाया चेंज इन फ्लक्स नहीं है, इसी तरह से जब इसको एंटी पैरेलल मूव करवाया तो तब भी चेंज इन फ्लक्स नहीं आया। अब अगर इस वायर को मैं परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कराता हूं, यानी इस तरह से ऊपर नीचे ऐसे मूव करवाऊंगा, तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगी, कंडक्टर के अंदर इसके अंदर करंट पैदा हो जाएगा। यानी इसको समझिएगा कि ये वायर हम यहां पे बना देते हैं जरा इस तरह से करके, ये हमने इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर भी अटैच कर दिया है। तो अब अगर आप इसको डाउनवर्ड मूव करवा रहे हो, तो अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इस तरह से दे रहा है, तो जब इसको आप अपवर्ड मूव करवाओगे तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन इस जानब होगी, यानी कि कब मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, कब मैक्सिमम वोल्टेज होगा, जब चेंज इन फ्लक्स आएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये कंडक्टिंग वायर कट करेगी। जब कट करती है तो वो होता है कंडक्टर तब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और लाइंस को जब वो कट करेगा तो फिर जो है मैक्सिमम वोल्टेज है वो इंड्यूस हो जाता है। तो ये आंसर में लिखा हुआ है, अ कंडक्टिंग वायर जनरेट अ वोल्टेज व्हाइल मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड टू जनरेट मैक्सिमम वोल्टेज, अ कंडक्टर वायर शुड बी मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अगर कंडक्टर को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड आप मूव करवाते हो तो ही मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो ये था आंसर कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 15.5 का। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 15.6 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जनरेटर एंड अ मोटर। एक मोटर और जनरेटर में आपने डिफरेंस बताना है। इससे पहले हम डीसी मोटर और एसी जनरेटर की वीडियो ऑलरेडी अपने जो है चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्लेलिस्ट में कर चुके हैं, आप उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा ताकि आपको कंप्लीट मोटर और जनरेटर का जो एक वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी समझ आए और आपको बेसिक डिफरेंस जो इनके हैं वो भी पता चलेंगे कि कैसे इनका वर्क होता है। तो बहरहाल यहां पे हम इनको आपको डिफरेंशिएट करके बताते हैं कि एक मोटर और जनरेटर में क्या फर्क होता है। तो एक मोटर जो होती है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है,
जबकि एक जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी मोटर को हम बिजली देते हैं और उससे काम लेते हैं, जबकि जनरेटर जो है उससे हम जो है काम उससे करके उससे बिजली लेते हैं। यानी मोटर और जनरेटर का काम एक दूसरे के अपोजिट है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी जब आप एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप घुमाने लग जाओ तो आप करंट पैदा कर लोगे, आप बिजली बना लोगे। एक मोटर जो होती है उसमें जो हमारे पास आउटपुट एनर्जी आती है वो मैकेनिकल एनर्जी आती है, जबकि एक जनरेटर जो होता है उसमें आउटपुट एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। इसी तरह से जो मोटर है उसके अंदर स्प्लिट रिंग्स इस्तेमाल होते हैं, यानी दो रिंग्स, एक गो रिंग होता है उसको दरमियान से हम हाफ काट देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास स्प्लिट रिंग्स यानी स्प्लिट रिंग्स ऐसे अलग किया होता है, वो इस्तेमाल होते हैं। जबकि जनरेटर जो है उसके अंदर स्लिप रिंग्स इस्तेमाल होते हैं, यानी वो रिंग्स जो है वो स्लिप करते हैं, तो जो जनरेटर है इसके अंदर स्लिप रिंग इस्तेमाल होते हैं। तो ये था इनका डिफरेंशिएशन जो कि मोटर और जनरेटर के दरमियान हमने किया। तो 15.6 जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 15.7 है, कहता व्हाट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन आर्मेचर कॉइल ऑफ डीसी मोटर। आपने बताना यह है कि डीसी मोटर की आर्मेचर में इलेक्ट्रिक करंट की सिमत किस तरह उल्ट जाती है। तो डीसी मोटर के बारे में हमने वीडियोस की हुई है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को देखिएगा, डीसी मोटर को समझिएगा कि कैसे वर्किंग प्रोसेस होता है। बहरहाल हम यहां पे इसके बारे में आपको आंसर लिखवाते हैं, आप इसको नोट करिएगा। तो डीसी मोटर जो है इसका आंसर लिखिएगा 15.7 हमारा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें हम बताते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे रिवर्स होती है। द स्प्लिट रिंग्स connected to carbon brushes reverses the direction of current in DC motor. As a result, the armature coil continuously rotates in magnetic field. यानी स्प्लिट रिंग्स जो होते हैं, यानी एक रिंग होती है उसको इस तरह से, उसको हम दरमियान से हाफ से कट कर देते हैं ऐसे, इनके साथ ऐसे कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं। अब जब ये रोटेट करते हैं तो रोटेट करते हुए कुछ इस तरह से आ जाते हैं कार्बन ब्रशेस के साथ, ये यानी आप समझे कि ऐसे। अब इनका कनेक्शन जो है, कॉइल जो है वो आप समझ लें कि इसका कनेक्शन कार्बन ब्रशेस से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, क्योंकि कार्बन ब्रशेस के थ्रू हम इसको करंट दे रहे होते हैं। तो अब वो करंट जो इसको दे रहे होते हैं वो क्या हो जाता है जी, खत्म हो जाता है। तो जब सर्किट ब्रेक होता है तो अब कॉइल को रोटेट नहीं करना चाहिए, लेकिन कॉइल फिर भी क्या करती है, रोटेट करती रहती है, क्योंकि कॉइल इनर्शिया की वजह से मोशन को क्या करती है, जारी रखती है। तो कॉइल को कंटिन्यूस जो है वो मूव करवाने के लिए, रोटेट करवाने के लिए ये क्या करेंगे कि अगर पहले करंट इस तरह से फ्लो कर रहा था तो बाद में हमारे जिस कॉइल के अंदर जिस साइड से करंट इस तरह से फ्लो करके जा रहा था और दूसरी साइड से इस तरह से आ रहा था अगर, तो फिर क्या होगा, फिर उसके उल्ट हो जाएगा, यानी अब ये डाउनवर्ड करंट आने लग जाएगा, ये अपवर्ड जाने लग जाएगा, यानी
उस साइड पे पहले जिस पे अपवर्ड फोर्स लग रही थी उस पर डाउनवर्ड लगने लग जाएगी, और जिस पे डाउनवर्ड लग रही थी उस पे अपवर्ड फोर्स लगने लग जाती है। यानी कार्बन जो ब्रशेज हैं वो साथ सिपलर रिंग्स के साथ अटैच हैं। सिपलर रिंग्स जो है वो करंट की डायरेक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स कराते हैं। यानी अगर कॉइल इस तरह से रोटेट कर रही है तो इनका इस तरह से स्लिप रिंग्स के साथ ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, राब्ता इनका क्या करता है, टूट जाता है। तो इसलिए यानी इस पे जो साइड इसकी है इस तरह से वो चेंज हो जाती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा पहले यानी ये एक्स ब्रशेस के साथ ये वाला हिस्सा इसका अटैच था, ये हिस्सा फिर वो मूव करके वाई वाले के साथ आ जाएगा। अगर इसको हम एक्स वाई का नाम दे लें, यानी इस कार्बन ब्रशेस को एक्स का, इसको वाई का नाम दे लें, तो जब ये रोटेट करेंगे तो रोटेट करके इस तरह से आएगा, और ये वाला हिस्सा फिर इसका ये दोबारा से इधर आ जाएगा इसके साथ, और ये वाला हिस्सा जो इसका मूव करके इधर आ जाएगा। यानी ये अपने पार्ट जो है यानी ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है। तो इस तरह से जो सिपलर रिंग्स होते हैं ये डायरेक्शन ऑफ करंट जो है रिवर्स करते हैं। तो इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर हमारा 15.7 कंप्लीट हुआ। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 15.8 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लीमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। फ्लीमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें स्टेट करता था कि आपने अपनी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। आप देखिएगा जरा, तो ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो देन जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करेगा, और जो फोर फिंगर होगी या फर्स्ट फिंगर जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेगी, और जो मिडिल फिंगर होगी वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। मैंने अपने थंब के ऊपर फोर्स और जो फोर फिंगर इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर के ऊपर करंट का जो नाम है यानी आई, बी और एफ लिखे हुए हैं। अब उसने जो क्वेश्चन दिया है उसको हम रीड करते हैं कि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, तो फिर हम इसका आंसर करते हैं। कहता है वायर लाइंग परपेंडिकुलर टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैरीज अ करंट इन द डायरेक्शन shown in the diagram below. In what direction will the wire move due to the resulting magnetic force? कहते हैं कि वायर लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है, और ये वायर इसके अंदर जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो कहता पड़ी हुई है। करंट इन द डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन भी उसने बता दी कि करंट इसके अंदर कैसे फ्लो करके जा रहा है। इन व्हाट डायरेक्शन विल द वायर मूव ड्यू टू द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कहता है वायर किस डायरेक्शन में मूव करेगी, वायर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी वायर पे फोर्स लगनी जो है वो अपवर्ड लगेगी कि डाउनवर्ड लगेगी। देखते हैं इसको। अब फ्लीमिंग के लेफ्ट रूल के मुताबिक हम देखें तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में इस फिंगर को रखते हैं। जब इस फिंगर को रखते हैं इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में, तो करंट हमारा डाउनवर्ड हो रहा है, लेकिन करंट यहां पे क्या जा रहा है, ऊपर की जानब जा रहा है। अब अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो आप देखें जरा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की जानब भी मूव करके जा रही है, लेकिन करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके जा रहा है, तो लगने वाली फोर्स जो है वो इनके साथ 90 डिग्री बनाएगी, तो वो डाउनवर्ड लग रही है। बात समझ आ रही होगी। यानी करंट अगर तो आपकी जानब आ रहा होता तो फोर्स लगती है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर करंट आपसे अवे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की जाने भी जा रही है, लेकिन करंट आपसे अवे जा रहा है, तो लगने वाली फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जाने मूव करके जाती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मैंने फोर फिंगर को रख दिया, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखा, तो तभी मुझे थंब जो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड थी। तो इसका मतलब फ्लीमिंग के लेफ्ट रूल के मुताबिक जो इस वायर पे फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, वो किधर को लगेगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। मैं इसका आंसर भी यहां पे नोट कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू Fleming's left hand rule, it will move
डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 15.8 जो है हमारा वो कंप्लीट हुआ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 15.9 है, कैन ए ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन डायरेक्ट करंट। कहता क्या ट्रांसफार्मर डायरेक्ट करंट पे काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। मैं म्यूचुअल इंडक्शन की वीडियो का लिंक और ट्रांसफार्मर की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अपनी वीडियोस को देखिएगा, ट्रांसफार्मर को और म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना को समझिएगा। आई थिंक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये लगने वाले हैं। तो बहरहाल ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी पे काम नहीं करता, ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पे काम करता है। वजह इसकी क्या है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कॉइल में करंट को चेंज करने से नेबरिंग कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाती है। चेंजिंग करंट इन वन कॉइल एंड इंड्यूस ईएमएफ इन द नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन था कि किसी एक कॉइल में करंट को तब्दील करने से उसकी नेबरिंग कॉइल के अंदर भी क्या प्रोड्यूस हो जाता था, उसकी नेबरिंग कॉइल के अंदर भी चेंज इन फ्लक्स आता था जिससे इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाती थी। और ट्रांसफार्मर बेसिकली इसी वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। और ट्रांसफार्मर में जब अल्टरनेटिंग करंट हम यूज करते हैं तो उसमें चेंज इन फ्लक्स आता है, यानी करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहा होता है। लेकिन डीसी की अगर बात करें, डायरेक्ट करंट की बात करें, तो वो जो है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करके जा रहा होता है, यानी जितनी उसकी वैल्यू, जितनी उसकी मैग्नीट्यूड है वो एक ही रहती है, कांस्टेंट वैल्यू उसकी रहती है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी पे काम नहीं करते, ट्रांसफार्मर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पे काम करते हैं। अब इसका आंसर मैं आपको लिखाता हूं, आप इसको नोट करिएगा। नो, द साइकिल does not change in DC, that is why there is no change in magnetic flux in core of transformer. That is why no change of flux in secondary coil. In secondary coil, and current do not induce। क्योंकि डीसी में चेंज इन फ्लक्स नहीं आता, ट्रांसफार्मर की कोर में एसी में ही चेंज आता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि एसी पे यानी अल्टरनेटिंग करंट पे ही ट्रांसफार्मर वर्क करते हैं, डीसी पे वर्क नहीं करते, क्योंकि डीसी के केस में चेंज इन फ्लक्स नहीं आता। तो यानी ये है बेसिक कंसेप्ट, यानी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, क्योंकि हम कहते थे स्टार्ट भी आपको कहा था कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं आला तसव्वुराती सवालात, यानी जिसमें कंसेप्ट होता है, यानी पूरा चैप्टर अगर आपने रीड किया हो अच्छी तरह से, आपने समझा हो, जितने हमने कंसेप्ट दिए हैं वहां पे, अगर आपने उनको ध्यान से समझा हो, आपने एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट किया हो, हमारी जो बातें हमने आपको बताई थी उनको नोट किया, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको
मुश्किल नहीं लगने वाले, आपको बहुत आसान लगने वाले हैं। यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है, आला तसव्वुराती सवाल जो बेसिकली हैं, ये आपके चैप्टर में से ही होते हैं। तो जब चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज करोगे, चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ोगे, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 15.1 से 15.9 तक के कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन की वीडियो हमारी आज की कंप्लीट हुई। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।